स्वागत है। आज का हमारा ये विस्तृत विश्लेषण उन सभी उम्मीदवारों के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है जो बिहार सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज हम उस विषय पर प्रहार करने वाले हैं जहां से परीक्षाओं में सीधे और सटीक सवाल आते हैं, मतलब जो बहुत बड़ा स्कोरिंग एरिया है। एकदम सही कहा। हमारा आज का विषय है सामाजिक कल्याण योजनाएं। चाहे बीपीएससी हो या बिहार सीजीएल, बीएसएससी, सब इंस्पेक्टर या फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, हर जगह इससे सवाल आते ही हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। तो आज के हमारे स्रोत एक बेहद महत्वपूर्ण और पूरी तरह से परीक्षा पर केंद्रित स्टडी गाइड से लिए गए हैं। हमारा मिशन है इन भरी भरकम योजनाओं को एक बहुत ही आसान और याद रखने योग्य ढांचे में बदलना। ओह, ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अक्सर जब उम्मीदवार सरकारी योजनाओं का डाटा देखते हैं तो वो किसी डरावने सपने जैसा लगता है। इतने सारे साल, इतने सारे मंत्रालय और ढेर सारे आंकड़े, ऐसा लगता है जैसे सूचनाओं का एक पहाड़ गिर पड़ा हो। बिल्कुल। सूचनाओं के उस पहाड़ को देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि क्या पढ़ना है से कहीं ज्यादा ये जानना जरूरी है कि क्या छोड़ना है। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। तो फिर उम्मीदवारों को असल में फोकस कहाँ करना चाहिए? हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से एक अचूक रणनीति देते हैं। उन लंबे सैद्धांतिक पैराग्राफ को पूरी तरह से किनारे कर देना चाहिए। सफलता का रहस्य केवल 4 मुख्य स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करने में है। अच्छा, वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है योजना के लॉन्च का वर्ष, दूसरा उसे लागू करने वाला संबंधित मंत्रालय, तीसरा लक्षित लाभार्थी, मतलब जमीन पर इसका लाभ किसे मिलेगा, और चौथा है वित्तीय लाभ। बस इन 4 चीजों पर पकड़ मजबूत करनी है। ये रणनीति वाकई दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर देती है। तो चलिए इसी स्पष्टता के साथ हम अपनी पहली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। ये श्रेणी है स्वास्थ्य और आवास। ये सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के सबसे बड़े नाम से, आयुष्मान भारत योजना, जिसे पीएम-जय भी कहा जाता है। यह योजना 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 2018 और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये दोनों तथ्य एकदम रटे होने चाहिए। हाँ, और इसका सबसे बड़ा आकर्षण ये है कि ये प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। लेकिन हम जरा इस पर विचार करते हैं। 5 लाख रुपए प्रति परिवार, ये एक बहुत बड़ी रकम है। वही तो मैं सोच रही थी। हमारे देश की विशाल आबादी को देखते हुए कोई भी सोच में पड़ सकता है कि सरकार इसका पूरा खर्च कैसे उठाती है। यहीं पर परीक्षा का सबसे दिलचस्प ट्रिक पॉइंट छिपाएं। परीक्षक जानते हैं कि हर उम्मीदवार 5 लाख रुपए का आंकड़ा रटकर आएगा। तो वो क्या पूछते हैं? वे सीधे 5 लाख के बारे में पूछने के बजाय फंडिंग के उस ढांचे पर सवाल बनाते हैं जो अक्सर छात्रों से छूट जाता है। इसका उत्तर है 60-40 का अनुपात। अच्छा, मतलब केंद्र और राज्य के बीच का अनुपात। बिल्कुल। इस योजना का पूरा खर्च केंद्र सरकार नहीं उठाती। 60% खर्च केंद्र देता है और 40% राज्य सरकार को वहन करना होता है। परीक्षा में अक्सर विकल्प आते हैं 50-50 या 100% केंद्र प्रायोजित, और यहीं पर मेरिट तय होती है। एकदम सही। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल उठता है कि इन लाभार्थियों को चुना कैसे जाता है। इसके लिए कोई साधारण बीपीएल कार्ड काम नहीं आता। तो फिर किस आधार पर चयन होता है? स्रोत स्पष्ट करता है कि इसके लिए SECC 2011, मतलब सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के डेटा का उपयोग किया जाता है। तो SCC 2011 वो जादुई चाबी है। और यहाँ मेरे लिए एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस योजना में परिवार के आकार की कोई ऊपरी सीमा ही तय नहीं की गई है। हाँ, ये नीति निर्माण का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। मतलब परिवार में कितने भी सदस्य हों, सबको कवर मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। जरा सोचिए, अगर सरकार कह देती कि एक परिवार में अधिकतम केवल 4 लोगों को ही कवर मिलेगा, तो क्या होता? अक्सर परिवार सबसे पहले अपने बुजुर्गों या घर की लड़कियों को इस सुरक्षा चक्र से बाहर कर देते, ताकि कमाने वाले पुरुषों को कवर मिल सके। ये तो समाज की कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। परिवार के आकार की सीमा को हटाकर इस योजना ने सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। परीक्षार्थी अक्सर यहाँ गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई कैप या सीमा तो होगी ही। ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। और इसके साथ ही स्रोत में ये भी बताया गया है कि इस योजना के 2 मुख्य घटक हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और दूसरा है पीएम-जे। इन दोनों को याद रखना जरूरी है। अब स्वास्थ्य तो सुरक्षित हो गया,
लेकिन एक इंसान को सर छुपाने के लिए पक्की छत भी तो चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य के बाद आवास ही सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है। और यही हमें हमारी अगली योजना तक ले जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएमएवाई। इसे 2015 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य था सभी के लिए आवास। इस योजना को पढ़ते समय परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे 2 हिस्सों में तोड़ना होगा, पीएमएवाई ग्रामीण और पीएमएवाई शहरी। ग्रामीण और शहरी, ठीक है। परीक्षाओं में अक्सर इन्हीं दोनों के बीच का अंतर पूछा जाता है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली वित्तीय सहायता की बात करें तो यहाँ एक बहुत ही तार्किक बिंदु है। वो क्या है? स्रोत हमें बताता है कि मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए 1.2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि पहाड़ी या दुर्गम इलाकों के लिए ये राशि 1.3 लाख रुपए है। 1.2 लाख और 1.3 लाख, मतलब 10,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ। लेकिन ये 10,000 का अंतर क्यों रखा गया है? ये पूरी तरह से जमीनी लॉजिस्टिक्स और भूगोल से जुड़ा है। समतल मैदानी इलाके में ईंट और सीमेंट पहुंचाना बहुत आसान है, लेकिन वही सामग्री किसी पहाड़ी इलाके में ले जानी हो जहां सड़क भी ना हो, तो वहां परिवहन का खर्च बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। उसी अतिरिक्त परिवहन लागत को कवर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगर परीक्षक प्रश्न पत्र में यह कथन दे कि पूरे देश में एक समान 1.2 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, तो वो एक ट्रैप होगा। ये एक समान शब्द ही सबसे बड़ा जाल है जिससे उम्मीदवारों को बचना है। एकदम सही पहचाना। ये शानदार आहा मोमेंट है। जब हम किसी तथ्य के पीछे का कारण समझ लेते हैं तो उसे रटना नहीं पड़ता। चलिए अब अपनी दूसरी बड़ी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जो कि महिलाएं, बच्चे और स्वच्छ ऊर्जा का समीकरण है। बिल्कुल। एक पक्की छत तो बन गई, लेकिन अगर उस नए घर की रसोई में अभी भी पारंपरिक लकड़ी वाले चूल्हे का जहरीला धुआं भर रहा है तो महिलाओं के स्वास्थ्य का क्या होगा? यहीं पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भूमिका आती है। हाँ, पीएमयूवाई। इसे 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ जो मंत्रालय का नाम है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ये कई बार परीक्षा में भ्रम पैदा कर देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये योजना गरीब महिलाओं के लिए है, तो विकल्प में जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया जाता है तो बहुत से छात्र उसी पर टिक कर देते हैं। अच्छा। उन्हें लगता है कि महिलाओं की बात हो रही है तो वही मंत्रालय होगा। हाँ, लेकिन याद रखना है कि ये सीधे तौर पर एलपीजी से जुड़ी है, इसलिए मंत्रालय पेट्रोलियम ही होगा। और स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इसका फोकस केवल मुफ्त गैस सिलेंडर बांटना नहीं है। तो और क्या फोकस है इसका? ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का सशक्तिकरण करने और उन्हें स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने का उपकरण है। इसे सशक्तिकरण कहना बिल्कुल सटीक है। जो महिला पहले दिन के 4 घंटे सिर्फ लकड़ियां बीनने में बिताती थी, अब उसके पास समय बच रहा है और उसका स्वास्थ्य भी बच रहा है। बिल्कुल। इसी श्रेणी में महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी एक और बहुत मशहूर योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, 2015 की बहुत ही चर्चित योजना। इसका मुख्य उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंग अनुपात में सुधार लाना और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यहाँ पर तैयारी करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय की योजना है तो ज्यादातर लोग क्या सोचेंगे? जाहिर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और यहीं वो गलती कर बैठेंगे। ये किसी एक मंत्रालय की योजना नहीं है, ये एक बहुमंत्रालयी पहल है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मंत्रालय शामिल हैं? इसमें 3 मंत्रालय एक साथ काम करते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। 3 मंत्रालय एक साथ। इसके पीछे का तर्क क्या है? तर्क बहुत सीधा है। बाल लिंग अनुपात की समस्या केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का काम स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। समझ रही हूँ। और जब बच्ची बड़ी होती है तो उसे स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की होती है। और इस पूरे सफर में पोषण और सुरक्षा देने का काम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय करता है। ये विश्लेषण तो तथ्यों को एकदम तार्किक बना देता है। परीक्षा में अक्सर ये सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा मंत्रालय इस योजना का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, इसलिए इन तीनों स्तंभों को याद रखना क्रिटिकल है। चलिए अब महिलाओं के कल्याण से जुड़ी एक और बेहद अहम योजना पर नजर डालते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या PMMVY। ये 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। हाँ, और इसके तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाता है। यह गर्भावस्था के दौरान सीधा नकद प्रोत्साहन है। लेकिन ये 5,000 रुपए का आंकड़ा ही क्यों? क्या ये कोई इनाम है? मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ कोई शगुन या इनाम है। बिल्कुल नहीं।
ये विशुद्ध रूप से मजदूरी की भरपाई या वेज कंपनसेशन है। जरा एक दिहाड़ी मजदूर महिला के बारे में सोचिए। क्या कीवर्ड याद रखना है? कीवर्ड है पहले जीवित बच्चे के लिए। परीक्षार्थी अक्सर सभी बच्चों के लिए वाले विकल्पों में भ्रमित हो जाते हैं। ये सिर्फ पहले जीवित बच्चे के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। अब माँ का स्वास्थ्य सुरक्षित हो गया तो ध्यान बच्चे के स्वास्थ्य पर जाएगा, और यही हमारी तीसरी श्रेणी का आधार है, पोषण का विज्ञान और ऐतिहासिक कल्याण योजनाएं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं पोषण अभियान की। इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन भी कहा जाता है। 2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। यह कोई सामान्य भोजन बांटने की योजना नहीं है, इसके वैज्ञानिक लक्ष्य हैं। स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य 3 प्रमुख कमियों को कम करना है: स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया। परीक्षा में अक्सर स्टंटिंग का मतलब भी पूछ लिया जाता है ना? हाँ, स्टंटिंग का सीधा अर्थ है बच्चे का अपनी उम्र के हिसाब से लंबाई का ना बढ़ना। ये लंबे समय तक चलने वाले कुपोषण का संकेत है। और एनीमिया तो भारतीय महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या है ही। इसीलिए इसके लक्षित समूह बहुत स्पष्ट है: गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और छोटे बच्चे। बिल्कुल सीधा सवाल बनता है कि पोषण अभियान किन स्वास्थ्य संकेतकों पर प्रहार करता है? स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया, इन 3 शब्दों को तो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब इस सूची में एक ऐसा तथ्य सामने आता है जो चौंकाने वाला है। इस सूची की सबसे पुरानी योजना, हाँ, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSCP, ये 1995 में शुरू हुई थी। मतलब एक ऐसी योजना जो दशकों से लगातार चल रही है। परीक्षाओं के MCQ प्रश्नों में ये योजना एक बेहतरीन चीट कोड की तरह काम करती है। चीट कोड? वो कैसे? देखिए, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है और ये बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देती है। इसका लॉन्च वर्ष 1995 एक बहुत बड़ा सुराग है। मैं समझी। जब विकल्पों में 2015 या 2018 जैसे नए वर्ष हो और सवाल किसी पुरानी पेंशन योजना का हो, तो 1995 का वर्ष एकदम अलग नजर आता है। 1995 पर ध्यान देना एक स्मार्ट दाव हो सकता है। ये तो सच में स्मार्ट एलिमिनेशन की तकनीक है। अब चूंकि हमने सारी मुख्य योजनाओं के डेटा और उनके पीछे के तर्क को समझ लिया है, तो चलिए रैपिड रिवीजन और अंतिम परीक्षा रणनीति की ओर बढ़ते हैं। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परीक्षा के पैटर्न को कैसे डिकोड करना है। परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर नहीं, बल्कि बहुत ही सीधे पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर सवाल आए कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर और SECC 2011 डेटा, तो उत्तर क्या होगा? तुरंत दिमाग में आना चाहिए, आयुष्मान भारत 2018। और अगर पूछा जाए कि गरीब महिलाओं को LPG किस योजना के तहत मिलता है? उज्ज्वला योजना 2016। सभी के लिए आवास 2015। PM आवास योजना। और 1995 में शुरू हुई पेंशन योजना NSAP है। ये स्पष्टता तभी आएगी जब बार बार रिवीजन किया जाए। स्रोत में एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह दी गई है। हाँ, वो टेबल वाली सलाह। बिल्कुल। उम्मीदवारों को इस पूरी जानकारी का एक टेबल बना लेना चाहिए। पहले कॉलम में योजना का नाम, दूसरे में लॉन्च का साल, तीसरे में मंत्रालय और चौथे में उसका लाभ। और फिर उस टेबल का सक्रिय रूप से रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि बिना रिवीजन के परीक्षा के दबाव में 2015 और 2016 के बीच का अंतर दिमाग से वाष्प की तरह उड़ सकता है। एकदम सही। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो बात सिर्फ इतनी है कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के स्कोरिंग हिस्से को आसानी से मुट्ठी में किया जा सकता है। शर्त बस इतनी है कि अनावश्यक लंबे पैराग्राफ में ना उलझें और केवल वर्ष, मंत्रालय, लक्षित समूह और लाभ पर फोकस करें। यह एक बहुत ही सशक्त सारांश है। हमारे आज के स्रोत में ये भी संकेत है कि अगली बार हम कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं पर भी इसी तरह की विस्तृत चर्चा करेंगे। वो खंड भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस। एक सेकंड, अंत में मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूँ जो परीक्षा के सिलेबस से बाहर का है, लेकिन एक भावी अधिकारी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, बताइए। जरा इस बारे में सोचिए। आज जो उम्मीदवार इन योजनाओं के 60-40 के अनुपात या 2011 के डेटाबेस को रट कर परीक्षा पास करेंगे, कल जब वे खुद अधिकारी बनकर जमीनी स्तर पर इन्हें लागू करेंगे, तो क्या केवल कागजी आंकड़ों को याद रखना उन्हें असली इंसानी समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार कर पाएगा?
ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वे एक कुपोषित बच्चे की माँ की बेबसी को महसूस कर पाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि एक बेहतरीन रटने वाला छात्र एक बेहतरीन और संवेदनशील प्रशासक कैसे बन सकता है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। परीक्षा पास करना एक बात है, लेकिन जमीन पर बदलाव लाना पूरी तरह से मानवीय संवेदनाओं की परीक्षा है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की अपनी इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमेशा सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल। किताबों से परे भी सोचते रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ।